सभी को नमस्कार। पौधों और जंतुओं के आर्थिक महत्व में हमने जंतुओं के आर्थिक महत्व की तो बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं पौधों के आर्थिक महत्व की। आर्थिक महत्व से पहले कॉमन सी चीज़ें कुछ हम पौधों के बारे में जानते भी हैं कि भाई पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और पूरे हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र होता है या पूरे बात करें पृथ्वी के जैव मंडल पर भोज्य पदार्थों का निर्माण ये पौधे ही करते हैं। चाहे जीव शाकाहारी है चाहे जीव मांसाहारी है, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर करता है। मानव ने भी सभ्यता के विकास के साथ साथ क्या किया था कि ये कृषि करना वगैरह प्रारंभ किया। धीरे धीरे हमने देखा कि पौधे अलग अलग आर्थिक महत्व के लिए भी विकसित किए जाने लगे। जैसे हम बात करते हैं खाद्य रूप में औषधीय महत्व के पौधे। अब जब हम बात करते हैं खाद्य महत्व के तो उसमें भी देखते हैं अनाज अलग है, दालें अलग है, पेय पदार्थ अलग है, मसाले अलग है, सब्जियां अलग है। फिर हम बात करते हैं औषधीय महत्व के पौधे जैसे सर्पगंधा, गुगल या अश्वगंधा। ठीक है, ये सभी किसी न किसी रूप में औषधीय महत्व के पौधे हैं। इनके अलावा भी हम देखते हैं जैसे इमारती या रेशे प्रदान करने वाले जो पौधे होते हैं, जो कह सकते हैं इमारती लकड़ी, यानी फर्नीचर के निर्माण में जो इस तरह से हमें काष्ठ प्राप्त होती है वो भी पौधों से। सागवान, शीशम, रोहिड़ा, ये जो ऐसे पौधे हैं जो हमें इमारती लकड़ी और रेशे प्रदान करते हैं, जिनकी सहायता से हम चाहे फर्नीचर बना रहे हैं चाहे कोई दूसरे पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं रेशों से, ये सभी हमें प्राप्त होते हैं पौधों से। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं पौधों के आर्थिक महत्व की। जंतुओं एवं पौधों के आर्थिक महत्व में अब जो सेकंड पार्ट है इसमें हम बात करेंगे पौधों के आर्थिक महत्व की। तो टॉपिक हमारा पादपों एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व। इसमें हम जंतुओं के आर्थिक महत्व पढ़ चुके हैं। पादपों एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जंतुओं की अपन बात कर चुके हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे पादपों का आर्थिक महत्व। इसमें दो लाइन लिखते हैं कि जैव मंडल में पौधे उत्पादक या प्रोड्यूसर के रूप में पारिस्थितिक तंत्र या पारिस्थितिकी सेवाएं देते हैं, यानी इकोसिस्टम में सर्विसेज। ठीक है, पारिस्थितिकी सेवाएं देते हैं। प्रत्येक जंतु अपने भोजन एवं ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए
प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहता है। ये पौधों पर निर्भर रहता है। पौधों का प्रयोग या पौधों का उपयोग मनुष्य के द्वारा आर्थिक पौधों का उपयोग मनुष्य के द्वारा आर्थिक महत्व की क्रियाओं में भी यानी आर्थिक महत्व वही भोजन के रूप में, रेशों को प्राप्त करने में, इमारती लकड़ी या काष्ठ प्राप्त करने में, दवाओं के निर्माण में, तो लिख सकते हैं क्रियाओं में भी किया जाता है, जो कि इस प्रकार है। देखें, जब हम बात करते हैं कि आर्थिक महत्व, भाई हमारा टॉपिक यही है कि पौधों के आर्थिक महत्व की हमें बात करनी है। आर्थिक महत्व की जो क्रियाएं हैं, इनके आधार पर अपन इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो देखना, पादपों के आर्थिक महत्व और क्या क्या आर्थिक महत्व हो सकते हैं, अब इनको डिवाइड कर देते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। जैसे भोज्य पदार्थों के रूप में, भोज्य पदार्थों के रूप में जैसे हम देखते हैं अनाज, दाल, दालें, खाद्य, तेल, मसाले, पेय पदार्थ, चाय कॉफ़ी भी इसमें आ जाएंगे, और सब्जियां, फल सब्जियां, फल एवं सब्जियां। भोज्य पदार्थों के रूप में या खाद्य पदार्थों के रूप में। फिर हम देखते हैं औषधीय रूप में। इसमें हम देखते हैं जैसे अश्वगंधा, सर्पगंधा, अश्वगंधा, सर्पगंधा, गुग्गल आदि, इन सब की बात करेंगे। इवन इनके वैज्ञानिक नाम भी कईयों के ध्यान रखने, ठीक है, वैज्ञानिक नाम भी। विथानिया सोमनिफेरा, या हम बात कर रहे हैं राउल्फिया सर्पेंटिना, सर्पगंधा। और फिर हम बात करते हैं इमारती काष्ठ व रेशे या रेशों के रूप में
इसमें हम देख लेते हैं जैसे सागवान, शीशम, रोहिड़ा, ठीक है, रोहिड़ा प्रोसोपिस सिनेरेरिया, राजस्थान का राज्य वृक्ष, ठीक है। फिर इसके बाद हम राज्य वृक्ष सॉरी खेजड़ी होता है, ठीक है। तो बात करते हैं इसमें पौधों के आर्थिक महत्व में। हमने अलग अलग प्रकार के पौधों की बात की, कपास, जूट वगैरह भी इसी में रेशे वाले में आ जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं खेजड़ी भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। खेजड़ी रोहिड़ा के साथ साथ खेजड़ी भी लिख सकते हैं, कपास भी लिख सकते हैं। खेजड़ी है राजस्थान का राज्य वृक्ष प्रोसोपिस सिनेरेरिया, और खेजड़ी के साथ कपास, ये सभी रेशे काष्ठ प्रदान करने वाले पौधे। अलग अलग महत्व के आधार पर हमने देखा, एक एक करके इनको हम पढ़ते हैं। जैसे भोज्य पदार्थों में अनाज, अनाज में हम देखते हैं गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा। इनके वैज्ञानिक नाम क्या है ये भी देखेंगे, ठीक है। और इनसे संबंधित कोई नस्लें या इनकी जो किस्में हैं उनकी भी बात करेंगे। दालों में जैसे चना, अरहर, या हम बात करते हैं मटर वगैरह, ठीक है। अब मन में आएगा कि सर मटर दाल थोड़ी है, भाई मटर दाल कुल में ही आता है, ठीक है। खाद्य तेल में भी हम अलग अलग, जैसे मूंगफली का तेल, नारियल का तेल वगैरह खाद्य तेल, और अखाद्य तेल जिसमें हम सुगंधित तेल देखते हैं जैसे खस का तेल, ठीक है। या हम बात करते हैं लौंग का तेल। अखाद्य तेलों में देखते हैं तारपीन का तेल, अरंडी का तेल। मसालों में हम देखते हैं जैसे काली मिर्च हुआ, या हम बात करें लौंग वगैरह, वो सभी इन मसाले में आते। पेय पदार्थों में चाय, कॉफ़ी, और फल एवं सब्जियों में जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। फल सब्जियों में भी महत्व क्या हो जाएगा कि किसका हम जड़ खा रहे हैं। जैसे जब जड़ की बात करते तो गाजर, शलजम, मूली, ये जड़ों में आ जाते हैं। शकरकंद। फिर हम बात करते तने की तो उसमें आ जाएगा आलू आ जाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग जो फल एवं सब्जियां हैं, जड़ से कौन है, तने से कौन है, पत्तियों से कौन प्राप्त हो रहा है, पुष्पों से कौन प्राप्त हो रहा है। पुष्प भी जब हम बात करते हैं, निषेचन की क्रिया के बाद अंडाशय जो है वह फल का निर्माण करता है, और वह फल जो है, जैसे हम ज़्यादातर बात करते हैं सब्जी जैसे टमाटर वगैरह, आम, ये सभी फल है, ठीक है। उनका जो खाने वाला भाग वो जड़, तना, पत्ती ना होकर क्या है, फल है। तो आगे इनकी एक एक करके बात करते हैं। भोज्य पदार्थों के रूप में सबसे पहले बात करते हैं, भोज्य पदार्थों के रूप में भोज्य पदार्थों के रूप में इसमें सबसे पहले देखते हैं हम अनाज। और अनाज में भी देखें, बात करते हैं अनाज में, जैसे सबसे पहले बात करते हैं गेहूं, गेहूं की बात करें रबी की फसल के रूप में उगाया जाता है। और गेहूं के जब वैज्ञानिक नाम की हम बात करते हैं, गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है, रबी की फसल के रूप में उगाया जाता है। और इसकी कुछ जो उन्नत फसलें हैं, नस्लें, उनकी भी बात कर लेते हैं। रबी की फसल के रूप में उगाया जाता है। रबी, खरीफ, जायद अलग अलग फसलें होती है। रबी की फसल कौमा अच्छा, इसका पहले वैज्ञानिक नाम लिख देते हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम रबी की फसल
रबी की फसल के रूप में उगाया जाता है। और इसके कुछ उन्नत किस्में जो हैं जैसे शरबती सोना, सोनालिका, फैक्चुअल चीज़ें देखो। अब इसमें समझने का इतना ज़्यादा पोर्शन नहीं है भाई। भोज्य पदार्थों के रूप में सबसे पहले अपन अनाजों की बात करें, अनाजों में भी सबसे पहले गेहूँ। वैज्ञानिक नाम ध्यान रखना है, ट्रेटिकम एस्टिवम रबी की फसल है। शरबती सोना, सोनालिका, या हम बात करते हैं जैसे कल्याणी सोना, ये भी गेहूं की ही एक उन्नत फसल है। कल्याण सोना, ठीक है, कल्याण सोना भी लिख सकते हैं, कल्याण सोना। गेहूं के बाद अगले अनाज की बात करते हैं, चावल। वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा। खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाता है। खरीफ की फसल के रूप में उगाते हैं। और जैसे हम बात करें इसकी उन्नत किस्में जया, बासमती, ठीक है, जया, बासमती, या और भी चावल की उन्नत किस्मों की बात करें तो हम देखते हैं स्वर्ण दाना, रत्ना, सोना, ये सभी चावल की उन्नत किस्में, स्वर्ण दाना, जया, रत्ना आदि। स्वर्ण दाना, ये इसकी उन्नत किस्में हो गई चावल की। तो भोज्य पदार्थों के रूप में आर्थिक महत्व में पहले हमने देखा गेहूं, चावल। इसके बाद आगे बात करते हैं मक्का, जिया मेज, वैज्ञानिक नाम के नीचे अंडरलाइन करना जरूरी होता है जब हाथ से लिखते हैं, ठीक है। और जब ये प्रिंट फॉर्म में मिलते हैं तो इटैलिक शब्दों में लिखे जाते हैं। नाम लिखने का तरीका होता है वैज्ञानिक नाम। जिया मेज, ये भी खरीफ की फसल। अच्छा, अगर इसकी हम बात करें ऐसी किस्मों की जिनका प्रयोग किया जाता है या उन्नत किस्में जिन्हें उगाया जाता है, तो देखते हैं इसमें उन्नत किस्में विजया, शक्ति, रतन आदि, ये उन्नत किस्में हो गई। और भी मोटे अनाज में हम बात करते हैं जब, तो आगे देखते हैं बाजरा, बाजरा भी अनाज के रूप में उगाया जाता है। और जब हम इसकी बात करते हैं वैज्ञानिक नाम की, तो पेनिसिटम टाइफाइडिस, ये बाजरा मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। भोज्य पदार्थ या खाद्य रूप के रूप में इसका भी प्रयोग करते हैं। और ये भी खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाता है। खरीफ की फसल, इसकी कोई विशेष ऐसी किस्में विकसित की नहीं गई हैं। खरीफ की फसल मोटे अनाज के रूप में खासतौर से जो मरुस्थलीय भागों में बाजरे का उत्पादन काफ़ी होता है, इसके उत्पादन के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता रहती है। भले ही जल की कमी हो लेकिन तापमान उच्च आवश्यकता होती है।
तो ये भोज्य पदार्थों के रूप में सबसे पहले अपन ने कैटेगरी देखी अनाजों की। अनाजों के बाद जैसे हमने इधर बात भी की थी पिछले वर्गीकरण में, अनाज हमने पढ़ लिए। अब बात करते हैं दालों की। तो भोज्य पदार्थों के रूप में पहले हमने बात की अनाज की, अब आगे बात करते हैं दालें। अनाज के बाद दालें। दालों में भी हम बात करते हैं पहले चना। चना साइसर एराइटिनम। साइसर एराइटिनम। इसे डिफरेंट कलर में लिख देते हैं। साइसर एराइटिनम। इसे दालों का राजा भी कहते हैं। वैसे तो सारी ही दालों में हम देखते हैं ये प्रोटीन खूब होता है, लेकिन जब मैं बात करता हूँ सोयाबीन की, तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। यानी अगला उदाहरण सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स। सर्वाधिक प्रोटीन। और भी जैसे इसमें आ जाएगा मटर, पाइसम सटाइवम, और देखें अरहर, कैजनस कैजान, अरहर की दाल, कैजनस कैजान। आर्थिक महत्व में दालों की बात कर रहे हैं। दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, ठीक है, और इनमें हमने बात की इनकी तो दालें इसमें आ जाती है, ठीक है। दालें प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है, लेकिन उसमें भी मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में है? सोयाबीन में। ये सोयाबीन है, ठीक है, सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और यहाँ पर हम मूंगफली की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। मूंगफली एरेकिस हाइपोजिया, मूंगफली एरेकिस हाइपोजिया। तो भोज्य पदार्थों में हमने पहले अनाज की बात की, अब बात कर रहे हैं दालों की। और ये जो हमने यहाँ पर देखा अनाज, अनाज के बाद दालें, दालों के बाद अब बात करते हैं खाद्य तेल की, एडिबल ऑयल की। इसके साथ साथ हम सुगंधित तेल वगैरह दूसरे जो अखाद्य तेल होते हैं उनकी भी बात कर लेंगे। तो भोज्य पदार्थों के रूप में अनाज, दालें। अब अपन आगे बात करने जा रहे हैं खाद्य तेल। खाद्य तेल इसमें लिख सकते हैं मुख्यतया तिलहन। भाई वो दालें दलहन की फसलें, अब ये है तिलहन। मुख्यतया मुख्यतया तिलहनी फसलों से
तेल की प्राप्ति होती है। नारियल तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल। वैसे अपन ने सोया और मूंगफली की भी बात की, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आ जाते हैं, सूरजमुखी का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, मूंगफली का तेल, और बात करें सूरजमुखी का तेल, तिल का तेल, अब जो भी ये वनस्पति उत्पाद के जो तेल होते हैं, ऑयल्स, ठीक है, इनमें क्या होता है, ये असंतृप्त वसाओं से बने होते, अतः ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम रखते हैं। लिख सकते हैं कि उपरोक्त वनस्पति तेल असंतृप्त वसाओं से बने, असंतृप्त वसाओं से बने, अतः शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम बनाए रखते हैं। कम बनाए रखते हैं खाद्य तेल, ठीक है, तिल फनी नहीं, ये तिल हनी हो जाएगा, ठीक है, ये गलती से तिल फनी के बजाय तिल हनी। फसलों से तेल की प्राप्ति होती है। कौन कौन से खाद्य तेल, इनकी बात की। यहीं पर हम देखते हैं अखाद्य तेल की बात करते हैं, यहीं पर देख लेते हैं साथ में अखाद्य तेल। अखाद्य तेल में बात करते हैं जैसे तारपीन का तेल, अरंडी का तेल, साथ साथ कुछ सुगंधित तेल भी होते हैं, सुगंधित तेल, सुगंधित तेल में हम देखते हैं जैसे चंदन, लौंग, खस आदि का तेल। कई बार इनका प्रयोग जैसे दवाओं के रूप में भी, जैसे हम बात करते हैं लौंग के तेल की, तो अक्सर दांत दर्द या दांतों में जब कोई चोट लग जाती है, दांतों में फिलिंग करनी होती है, तो उसमें भी ये लौंग के तेल का प्रयोग करते हैं। चंदन के तेल या खस के तेल की हम इत्र के रूप में या खुशबू देने वाले तेल के रूप में करते हैं। फिर हम बात करते हैं जैसे खाद्य तेल, यानी जैसे एक और हमने भोज्य पदार्थों के रूप में जो पादपों के आर्थिक महत्व, अनाज, दालें, खाद्य तेल के बाद अब बात करते हैं मसाले की। मसाले जैसे हम देखते हैं अजवाइन, जीरा, सौंफ, काली मिर्च, ठीक है, लौंग, इलायची, ये सभी
मसाले वाले पदार्थों में, भोज्य पदार्थों में आर्थिक महत्व के पादप हैं। तो बात करते हैं इनकी। खाद्य तेल के बाद अब आगे बात करते हैं मसाले। अब बात करते हैं मसाले, ठीक है। मसालों के रूप में प्रयुक्त इसमें हम देखते हैं मसालों के रूप में कि काली मिर्च, अजवाइन, ज़ीरा, लौंग, इलायची, दालचीनी, आदि का प्रयोग भोजन में मसालों के रूप में, और भारत में तो ये मसालों का उत्पादन खूब होता है मसालों के रूप में। इवन जो विदेशी लोग प्रारंभ में आए थे, भाई हमारे यहाँ अंग्रेज आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, उनसे पहले क्या आए थे, कई व्यापारी आते थे, घूमते फिरते इंडिया पहुँचते, और यहाँ पर ऐसे ऐसे मसाले थे जो उनके देश में नहीं होते थे। तो अक्सर ये मसालों से ही कह सकते हैं कि भारत और उन विदेशी यात्रियों के बीच में व्यापारिक संबंध चालू हुआ, यानी आर्थिक क्रियाएं होने लगी। और वो आर्थिक क्रियाएं आज भी अपन पढ़ते हैं। ये ऐसे मसाले हैं जिनका प्रयोग हींग, अदरक, हल्दी वगैरह भी इसमें आ जाते हैं। फिर हम बात करते हैं पेय पदार्थों की। मसालों के बाद पेय पदार्थ। पेय पदार्थ में हम देखते हैं जैसे चाय, कॉफी, कॉफ़ी भी अलग अलग प्रकार की, अरेबिका, रोबस्टा, अलग अलग होती है, ठीक है। चाय की अगर हम बात करें तो चाय काइमेलिया या कैमेलिया साइनेंसिस, और कॉफ़ी की बात करें तो कॉफिया अरेबिका। चाय कैमेलिया साइनेंसिस, कैमेलिया साइनेंसिस, कैमेलिया साइनेंसिस। और कॉफ़ी की बात करें तो कॉफिया अरेबिका, ठीक है, कॉफिया अरेबिका। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है दोनों के बारे में कि देखो, कॉफ़ी को तो प्राप्त करते हैं हम बीजों से, और चाय को प्राप्त करते हैं हम इनकी पत्तियों से, लीव्स से, पत्तियों से प्राप्त। तो कई बार पूछ लेते हैं इनके नाम पर या पेय पदार्थ के रूप में किस भाग से प्राप्त कर रहे हैं। कॉफ़ी तो बीजों से और चाय हम देख रहे हैं पत्तियों से, ठीक है। तो मसाले हो गए, पेय पदार्थ हो चुके हैं, भोज्य पदार्थों के रूप में आर्थिक महत्व देख रहे हैं, पेय पदार्थ हो गए, मसाले भी हो गए। अब बचते हैं फल एवं सब्जियां। और फल एवं सब्जियों में ये इम्पोर्टेंट हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन से भाग खाद्य होते हैं। तो अगला आर्थिक महत्व की फल एवं सब्जियों के रूप में, फल एवं सब्जियां, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी हम बात करेंगे कि कौन कौन से भाग खाने योग्य होते हैं इनके। तो इनमें जैसे हम देखते हैं फर्स्ट जड़ों से, यानी वे पौधे जिनके जड़ों में भोज्य पदार्थ पाया जाता है या जड़ों को खाद्य रूप में प्रयुक्त करते हैं। जैसे हम बात करते हैं गाजर,
मूली, ठीक है। और हम बात करते हैं शलजम, गाजर, मूली, शलजम, ये जड़ों से प्राप्त होते। गाजर की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा डेकस कैरोटा, डेकस कैरोटा। डेकस कैरोटा। मूली की बात करें तो मूली रेफिनस सटाइवस, शलजम की बात करें तो ब्रेसिका रैपा, रेफिनस सटाइवस। नाम इनके वैज्ञानिक नाम थोड़ा सा ध्यान रखें, पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। शलजम ब्रेसिका रापा। यानी ये फल एवं सब्जियों की बात करें उसमें भी हम पहले बात करें जड़ों से प्राप्त जो होते, ठीक है। इवन शकरकंद भी जड़ों से ही प्राप्त हो रहा है। शकरकंद, शकरकंद का नाम इधर लिख देते हैं आइपोइमिया बटाटा। बटाटा। ये तो बात हुई जड़ों से जो हमें खाद्य या भोज्य पदार्थों के रूप में प्राप्त हो रहे हैं फल और सब्जियां। पहली हमने बात की जड़ों की। जड़ के बाद आगे हम बात करते हैं तने से प्राप्त। तने से प्राप्त, तने से, तने से बात करें तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है आलू। आलू बोले तो सोलेनम ट्यूबरोसम, आलू। और अरबी, नाम इनके देखते हैं वैज्ञानिक नाम, आलू सोलेनम ट्यूबरोसम। और अरबी कोलोकेसिया एस्कुलेंटा, एस्कुलेंटा। फल एवं सब्जियां जड़ों से देख लिया, तने से देख लिया। अब आगे बात करते हैं तने के बाद जड़ हो गई, तने हो गई, तने के बाद देखते हैं पत्तियों से प्राप्त। पत्तियों से, पत्तियों से जैसे हम देखते हैं पालक, मेथी, बथुआ। पालक, मेथी, बथुआ ये पत्तियों से प्राप्त होने वाले भाग हैं, ठीक है। जैसे बथुए की बात करें तो चिनोपोडियम एल्बियम, चिनोपोडियम एल्बम। बथुआ, चिनोपोडियम एल्बम वैज्ञानिक नाम ध्यान रखें। मेथी की बात करें तो टाइगोनेला फाइनग्रीकम, टाइगोनेला फाइनग्रीकम। टाइगोनेला फाइनग्रीकम। और बात करें पालक की तो स्पाइनेसिया ओलेरेसिया, स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। ओलेरेसिया।
तो जड़, तना, पत्ती अलग अलग। फल एवं सब्जियों की बात करें तो अलग अलग भागों से, जड़ों से हमने देखा गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद। तने से हम बात करते हैं आलू, अरबी। और फिर हम बात करते हैं ये पत्तियों से तो पालक, मेथी, बथुआ। ठीक है, यहीं पर हम बात कर लेते हैं अब जो फूल से, सॉरी, हम बात करते हैं जब फलों की। यानी फल क्या है? निषेचित अंडाशय या निषेचित ओवरी, वह क्या है? फल कहलाता है। और जो भी हम देखते हैं जैसे टमाटर, आम वगैरह, जो भी फल के रूप में हम देखते हैं, ये सभी निषेचित अंडाशय हैं। यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो हम देखते हैं पौधे में फल का निर्माण होने लगता है। उसी की बात आगे करते हैं कि अंडाशय से जो प्राप्त होते हैं फल, जैसे टमाटर, बैंगन, भिंडी, फल, या ऐसे लिख सकते हैं इसमें कि फल से प्राप्त। ठीक है, फल से, इसमें लिख सकते हैं टमाटर, भिंडी, फली आदि हो जाएंगे। ये फल से प्राप्त होते हैं। जबकि हम बात करते हैं जब फूल गोभी की, फूल गोभी के लिए ध्यान रखना, फूल गोभी कंप्लीटली पुष्प क्रम, इसका संपूर्ण पुष्प क्रम खाद्य या खाने योग्य, खाने योग्य, खाने योग्य भाग होता है। ठीक है, संपूर्ण पुष्प क्रम फूल गोभी में ध्यान रखना। बाकी फिर हम बात करें फल, तो इसमें हम देखते हैं आम, केला, संतरा, अमरूद, पपीता, इनके बारे में लिख लेते हैं कि आम, पपीता, संतरा आदि फल हैं। ये फल का निर्माण निषेचित अंडाशय से, भाई हम बात करते हैं ना जब पुष्प की, तो पुष्प में कई भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, नर जननांग, मादा जननांग। मादा जननांग में हम बात करते हैं अंडाशय की। जब नर जननांग, नर युग्मक यानी परागकण आकर इसे निषेचित कर देता है, तो ये फल का निर्माण निषेचित अंडाशय से होता है। लिख सकते हैं निषेचित अंडाशय से, फर्टिलाइज्ड ओवरी से। निषेचित अंडाशय से या फर्टिलाइज्ड ओवरी से होता है। फलों की बात कर ली, तो ये हमने खाद्य पदार्थ के रूप में तो इन्हें देखा। खाद्य पदार्थ के बाद हम यहाँ पर अब पौधों के आर्थिक महत्व में हम ये जो भोज्य पदार्थों के रूप में, लास्ट हमने फल एवं सब्जियां भी देख लिया, इसी के साथ ये जो भोज्य पदार्थों के रूप में हमने इनका वर्गीकरण प्रारंभ किया, अनाज, दालें, खाद्य तेल, मसाले, पेय पदार्थ, फल एवं सब्जियां, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है औषधीय रूप में, यानी सेकंड अब इसकी बात करते हैं औषधीय रूप में। जैसे अपन ने लिखा भी अश्वगंधा, सर्पगंधा, गुगल, इनके अलावा भी देखते हैं हल्दी वगैरह का भी प्रयोग औषधीय महत्व के रूप में किया जाता है। तो लिखते हैं आगे, औषधीय रूप में, भोज्य पदार्थों के रूप में पूरा करने के बाद अब बात करेंगे औषधीय रूप में पौधों के आर्थिक महत्व। औषधीय रूप में औषधीय रूप में जब हम बात करते हैं तो देखते हैं पौधों में अलग अलग भागों से, जैसे हम बात करते हैं हल्दी, अदरक, लहसुन, गूगल, ये स्तंभ से प्राप्त होते हैं, यानी तने से।
पहला देखते हैं औषधीय रूप में जो पौधे प्राप्त होते हैं उनके कौन कौन से भाग, जैसे वापस वही तने से जिनसे हमें औषधियाँ प्राप्त होती है, इसमें आ जाते हैं आपके हल्दी, गूगल, ठीक है, ये गूगल वो वाला नहीं है, क्रोम वाला, ठीक है, ये गूगल औषधीय महत्व का पौधा है। अदरक लहसुन भी आ जाएंगे इसमें, अदरक लहसुन। जब हम बात करते हैं इनके जैसे वैज्ञानिक नाम की, तो हल्दी कुरकुमा लौंगा, कुरकुमा लौंगा, कुरकुमा लौंगा। गूगल की बात करते हैं तो गूगल केमीफोरा वाइटाई, गूगल केमीफोरा वाइटाई, केमीफोरा वाइटाई। अदरक और लहसुन की भी बात कर लेते हैं, इनके वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं। अदरक का वैज्ञानिक नाम है जिंजीबर ऑफिसिनेल, ठीक है, जिंजीबर ऑफिसिनेल। जिंजीबर ऑफिसिनेल। और बात करें अगर लहसुन की तो एलियम सटाइवम, रासायनिक ये जो इनसे हमें ऐसे रासायनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं जो किसी न किसी प्रकार के हमारे शरीर में औषधीय महत्व रखते हैं। जैसे हम देखते भी हैं हल्दी एंटीबायोटिक प्रभाव दर्शाती है, ठीक है। इवन गूगल वगैरह की बात करें, अदरक लहसुन, ये भी औषधीय महत्व दर्शाते हैं। ब्लड प्रेशर से लेकर ब्लड शुगर का ट्रीटमेंट में भी हम इनका प्रयोग करते हैं, औषधीय महत्व के पौधों की। तने से हमने ये देखा। बात करते हैं जड़ों से प्राप्त, जड़ से प्राप्त जो होंगे, दूसरी बात करें जड़ से, तो जड़ से प्राप्त पौधों की अगर बात, इसमें औषधीय महत्व के जो पौधे होते हैं जिसमें देखते हैं हम सर्पगंधा, और भी बात कर सकते हैं अश्वगंधा, सर्पगंधा, अश्वगंधा, इनके हम बात करें वैज्ञानिक नामों की, सर्पगंधा राउल्फिया सर्पेंटिना, रेसरपीन नामक एल्कलॉइड प्राप्त होता है इससे, रेसरपीन। उदर संबंधी रोग जो होते हैं, पेट दर्द वगैरह होना, उसमें इसका प्रयोग करते हैं। अश्वगंधा विथानिया सोमनीफेरा, इसका भी नाम लिख लेते हैं, विथानिया सोमनीफेरा। तो ये जड़ से प्राप्त होने वाले औषधीय महत्व के उत्पादों की बात की। पर्ण से यानी पत्ते से भी हम देखते हैं, जैसे ग्वारपाठा हुआ और तुलसी वगैरह। तुलसी का प्रयोग हम कई समय से, भारत में तो कई समय से तुलसी का प्रयोग औषधीय महत्व में किया भी जाता है, ठीक है। तो जड़ के बाद अब बात कर लेते हैं थर्ड, पर्ण से। और पर्ण से जब बात करते हैं तो इसमें तुलसी, ओसिमम सेंक्टम, ओसिमम सेंक्टम, और बात कर सकते हैं ग्वारपाठा एलोवेरा,
एलोवेरा। तो ये पर्ण से प्राप्त औषधीय महत्व के, और हमने देखे फल से भी हम देखते हैं अफीम और आंवला। लास्ट देख लेते हैं पर्ण से पर्ण के बाद फल से जिसमें देखते हैं हालांकि दुरुपयोग भी किया जाता है, जैसे बात करते हैं अफीम, ठीक है। अफीम का हम देखते हैं दुरुपयोग किया जाता है नशे के रूप में, लेकिन इसका भी औषधीय महत्व है। पेपेवर सेमनीफेरम, ये अफीम की बात करें। और भी हम देखते हैं फल से प्राप्त होता है आंवला। आंवले से भी विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है। आंवला विटामिन सी का अच्छा स्रोत, रक्त दाब और इवन रिप्रोडक्टिव कोई डिजीज होती है जननांगों से संबंधित, उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। एम्बलिका, ऑफिसनेरम, एम्बलिका, ऑफिसनेरम। तो ये औषधीय महत्व के, यानी जो दूसरा अपन ने ऑफिसनेलिस कह दो, ऑफिसनेरम कह दो, ऑफिसनेलिस, तो ये औषधीय महत्व के, यानी जब हमने पौधों के आर्थिक महत्व की बात का जब वर्गीकरण किया तो औषधीय रूप में ये हमने वर्गीकरण देख लिया। अब लास्ट में आता है इमारती काष्ठ व रेशों के रूप में, तो सागवान, शीशम, रोहिड़ा, खिजड़ी और कपास। तो लास्ट में आ जाएगा औषधीय महत्व के बाद इमारती काष्ठ व रेशों के रूप में, इमारती काष्ठ व रेशों के रूप में। व रेशों की प्राप्ति। इसमें देखते हैं जैसे शीशम, डेल्बर्जिया सिसु, डेल्बर्जिया, शीशम, डेल्बर्जिया सिसु, जिसका उपयोग इमारती लकड़ी के रूप में करते हैं, ठीक है। फर्नीचर, दरवाजे आदि बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। और अगर हम बात करें इसके अलावा भी देखते हैं साल का वृक्ष, शोरिया रोबस्टा, साल, शोरिया रोबस्टा, और देखते हैं सागवान, अत्यंत उच्च कोटि का इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। सागवान, टेक्टोना ग्रैंडिस, और भी हम बात करते हैं जैसे खिजड़ी, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, राजस्थान का राज्य वृक्ष, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, खिजड़ी। और भी हम बात करते हैं जब ऐसे देखते हैं
रोहिड़ा, जिसे मारवाड़ का सागवान भी कहते हैं, ठीक है, रोहिड़ा। टेकोमेला अंडुलेटा, टेकोमेला अंडुलेटा, मारवाड़ सागवान, ठीक है, कपास या कॉटन, कपास या कॉटन, ठीक है। तो इनसे प्राप्त जो रेशे होते हैं उनसे कुछ इमारती लकड़ियाँ वगैरह हम प्राप्त करते हैं, ठीक है, और भी कुछ रेशे वगैरह बनाने, ये इमारती काष्ठ के निर्माण में और रेशों के प्राप्ति में हम देखते हैं, जैसे कपास हुआ या जूट, ठीक है, जूट भी इसमें आ जाएगा। जूट, जूट का पौधा भी ये रेशे की प्राप्ति में यानी फाइबर्स की प्राप्ति में जूट के पौधे का प्रयोग करते हैं। कपास के साथ साथ जूट का भी प्रयोग करते हैं। कॉर्कोरस कैप्सुलरिस, कॉर्कोरस कैप्सुलरिस भी कहते हैं इसे। कैप्सुलरिस। तो फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा थी इसमें जिनका ध्यान रखना है। ये होते हैं पादपों के आर्थिक महत्व, जिसमें एक बार जल्दी से वापस देखेंगे कि पौधों के आर्थिक महत्व में हम आर्थिक क्रियाओं से संबंधित देखते हैं। ये भी अपन ने पढ़ लिया। भोज्य पदार्थों के रूप में हमने देखा। क्वेश्चन देखो कहाँ से कैसे बनते हैं, उदाहरण इसमें खूब सारे हैं। सबसे पहले भोज्य पदार्थों के रूप में हमने देखा अनाज, गेहूँ, चावल, मक्का। इनकी किस्में, रबी की फसल, खरीफ की फसल, या फिर ये जो है इनके जो वैज्ञानिक नाम है, इन पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अनाज के बाद दालों के रूप में देखा चना, सोयाबीन, मटर, अरहर, मूंगफली। सोयाबीन सर्वाधिक प्रोटीन है और चने को दालों का राजा भी कह देते हैं। खाद्य तेल में हमने देखा, खाद्य तेल के अलावा हम देखते हैं अखाद्य तेल या सुगंधित तेल भी प्राप्त होते हैं पौधों से। तिलहनी फसलें जो होती हैं, नारियल तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी तेल, तिल का तेल, ठीक है। असंतृप्त वसाओं की अधिकता के कारण ये कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम बनाए रखते हैं। मसालों में हम देखते हैं कि हम भोज्य पदार्थों में सब्जी वगैरह बनाते समय या कोई भी भोज्य पदार्थ में हम देखते हैं कि मसाले वगैरह कई ऐड किए जाते हैं। तो देखते हैं काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, लौंग, इलायची, दालचीनी, अदरक वगैरह भी इसमें आ जाते हैं। अदरक, हल्दी भी मसालों में ही है, ठीक है। पेय पदार्थ में चाय और कॉफ़ी। कॉफ़ी प्राप्त होती है बीजों से, चाय प्राप्त हो रही है पत्तियों से। कैमेलिया साइनेंसिस तो है चाय और कॉफ़ी है क्या, कॉफिया रोबस्टा। फल और सब्जियां, यहाँ पर क्वेश्चन किस भाग से प्राप्त हो रही है, रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। तने से हमने देखा आलू, अरबी। पत्तियों से देखा पालक, मेथी, बथुआ। फल से हमने देखा टमाटर, भिंडी। फल होता क्या है, निषेचित अंडाशय या निषेचित फर्टिलाइज्ड ओवरी। निषेचित बीजांड जो होते हैं उनसे तो बनते हैं बीज, और निषेचित अंडाशय जो है वो बनाता है ये फल, ठीक है। और फूल गोभी की बात करते हैं तो संपूर्ण पुष्प क्रम ही उसमें एडिबल पार्ट होता है। औषधीय रूप में भी हमने देखा तने से, जड़ से, अलग अलग एल्कलॉइड्स वगैरह इनसे प्राप्त होते हैं, जिनका दर्दनाशक से लेकर एंटीबायोटिक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। फिर हमने देखा औषधीय उपयोग के बाद इमारती काष्ठ व रेशों की प्राप्ति, जैसे शीशम, साल, सागवान, खेजड़ी, रोइड़ा, कपास, जूट वगैरह। ये इनसे रेशे और इमारती लकड़ी दोनों प्राप्त होती है। ये अंतिम जो उदाहरण थे, और इसी के साथ ये हमने पादपों के आर्थिक महत्व की भी बात की। तो यहाँ जंतुओं के आर्थिक महत्व पहले पढ़ चुके थे और पादपों के आर्थिक महत्व की बात अब हमने कर ली। तो यहाँ जंतुओं और पादपों के आर्थिक महत्व होते हैं कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच।